In our age, there is no such thing as keeping out of politics. All issues are political issues, and politics itself is a mass of lies, evasions, folly, hatred, and schizophrenia. Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. ये कुछ important lines हैं from this essay Politics and the English Language by George Orwell, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So let's see what's going on in this essay. Most people who bother with the matter at all would admit that the English language is in a bad way. But it is generally assumed that we cannot by conscious action do anything about it. Our civilization is decadent, and our language, so the argument runs, must inevitably share in the general collapse. Decadent का मतलब है जो चीज़ खराब होती जा रही है. It follows that any struggle against the abuse of language is a sentimental archaism. Sentimental archaism का मतलब है old fashioned चीज़ों को लेकर sentimental होना, like preferring candles to electric light or handsome cabs to aeroplanes. Underneath this lies the half conscious belief that language is a natural growth and not an instrument which we shape for our own purposes. ये सब आगे और अच्छे से समझ आ जाएगा एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन देख लोगे तो. फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन. ये एक काफ़ी अच्छा एनालॉजी है टू एक्सप्लेन कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या हो रहा है. A man may take to drink because he feels himself to be a failure, and then fail all the more completely because he drinks. It is rather the same thing that is happening to the English language. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ. हमारे थॉट्स जो है हमारे लैंग्वेज को अफेक्ट करता है, और हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को अफेक्ट करता है. सोवेनलीनेस का यहाँ पे मतलब है केयरलेस होना, लेज़ी होना. तो अगर हम अपने लैंग्वेज को लेकर केयरलेस और लेज़ी हैं, देन आवर थॉट्स विल ऑल्सो बिकम फूलिश. तो अब हम क्लियर करते हैं कि कौन सी मॉडर्न इंग्लिश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे ऑथर ने 5 पैसेजेस दिए हुए हैं. ये सब एकेडमिक और पॉलिटिकल राइटिंग है, और इनकी इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है ये मेन आर्ग्यूमेंट है पूरे ऐसे का. तो ये देखो ये कुछ एकेडमिक पेपर से हैं, और कोई पॉलिटिकल पैम्पलेट है वहाँ से है ये. अब देखो प्रॉब्लम क्या है ऐसी इंग्लिश में. स्टेलनेस ऑफ इमेजरी है, लैक ऑफ प्रिसिजन है, वेगनेस है, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है. द कॉन्क्रीट मेल्ट्स इनटू द एब्स्ट्रैक्ट. इसका एक्चुअली मैं एक एग्जांपल देता हूँ. देखो ग्लोब बिकम्स ग्लोबल, ग्लोबल बिकम्स ग्लोबलाइजेशन. एक कॉन्क्रीट नाउन कैसे एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, पर यह फंक्शन अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं है. ग्लोबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, पर इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो फंक्शन है इसको कैसे मिसयूज़ किया जाता है टू डिसीव अस. इसका हम लोग सीधा एग्जांपल देखेंगे जो इस ऐसे में ही हमारे ऑथर ने दिया हुआ है. I am going to translate a passage of good English into modern English of the worst sort. मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किसको हम लोग अच्छी इंग्लिश कंसिडर करते हैं और किसको ख़राब, और क्यों. ये एक पैसेज है फ्रॉम एक्लीसियास्टिस, अ बुक फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट्स. पहले हम लोग ये पैसेज रीड करेंगे, फिर इसी पैसेज का हम लोग मॉडर्न इंग्लिश वर्जन रीड करेंगे, और फिर तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सी इंग्लिश अच्छी लगी. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. अब ये है इसका मॉडर्न इंग्लिश वर्जन. Objective considerations of contemporary phenomena compel the conclusion that success or failure in competitive activities exhibits no tendency to be commensurate with innate capacity,
but that a considerable element of the unpredictable must invariably be taken into account. ये दोनों पैसेज सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. आप कैसे भी इंसान हो, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हमें नहीं मालूम, पर सबका वक्त आता है अच्छा या बुरा. अब खुद सोचो कि ये वाली इंग्लिश को राइटर ने क्यों अच्छा बोला है एज़ कम्पेयर टू ये जो मॉडर्न इंग्लिश वर्जन है. पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस इंग्लिश में कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे सन, ब्रेड, वाइज. अगर मैं ब्रेड बोलता हूँ, ब्रेड ऐसी चीज़ है जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स दे स्पीक टू योर सेंसेस, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लैंग्वेज दैट स्पीक्स टू योर सेंसेस इवोकेटिव लैंग्वेज है. इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्लियर इमेज बनता है. और ये जो मॉडर्न इंग्लिश वर्जन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. द कॉन्क्रीट मेल्ट्स इनटू द एब्स्ट्रैक्ट. और इस मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग ऐसे में और आगे डिटेल में देखेंगे. एंड फॉर दैट लेट्स कम बैक टू दी स्विंडल्स एंड परवर्जन्स. देखो, स्विंडल्स का मतलब है ट्रिक्स, परवर्जन्स का मतलब है डिस्टोर्शंस. तो यहाँ पे ऑथर ने ये 4 ट्रिक्स या डिस्टोर्शंस या मॉडर्न इंग्लिश की 4 खराबी बोल लो बताई है. पहला डाइंग मेटाफॉर्स, दूसरा ये ऑपरेटर्स और वर्बल फॉल्स लिम्स, तीसरा प्रिटेंशियस डिक्शन, और चौथा मीनिंगलेस वर्ड्स. तो ये वो 4 पॉइंट्स है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को, स्पेशली जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसको ख़राब बनाते हैं. ये चारों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या है. तो देखो भाई, पहला पॉइंट है डाइंग मेटाफॉर्स. ये उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसका सीधा सीधा मतलब है भाई कि घिसे पिटे मेटाफॉर्स नहीं यूज़ करने हैं. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लाइक आई सेड, याद रख सकते हो इफ़ यू वांट टू. पर यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दिया है कुछ जो घिसे पिटे मेटाफॉर्स है जो बार बार यूज़ किए जाते हैं. और कई बार तो क्या होता है कि ऐसे मेटाफॉर्स का जो ओरिजिनल मतलब होता है वो चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे देखो, टो द लाइन है, उसको कई बार टो द लाइन लिख देते हैं. तो ओरिजिनल मतलब इसका खो चुका है, फिर भी उसको यूज़ करे जा रहे हैं. और फिर ये एक एग्जांपल देते हैं हैमर एंड द एनविल वाला. उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट, बट यू नो फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन. तो पहला पॉइंट है डाइंग मेटाफॉर्स, घिसे पिटे मेटाफॉर्स नहीं यूज़ करने हैं. दूसरा पॉइंट है ऑपरेटर्स और वर्बल फॉल्स लिम्स. तो देखो, इसको भी बहुत इजीली समझ सकते हैं. देखो, कुछ वर्ब्स होते हैं, सिंपल वर्ब है, जैसे ब्रेक है, राइट, ब्रेक है, स्टॉप है, स्पॉइल है. इसको जानबूझकर ऐसे वर्ब फ्रेजेस बना देते हैं. है ना, मे बी बिकॉज इट साउंड्स मोर ऑफिशियल. पॉलिटिकल राइटिंग में ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, है ना. पूरे ऐसे का पॉइंट ही वही है, पॉलिटिकल राइटिंग को ही हम लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं. तो जो सिंपल वर्ब है उसको जानबूझकर वर्ब फ्रेज बना दिया जाता है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि पैसिव वॉइस का यूज़ करना. जैसे देखना, जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं वो लोग बहुत अवॉइड करते हैं, एक्टिव वॉइस में नहीं बात करते हैं. एक्टिव वॉइस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं. जैसे कि वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि बाय एग्जामिनिंग वी आर एग्जामिनिंग दिस, ऐसा नहीं बोलेंगे. वो लोग बोलेंगे बाय एग्जामिनेशन ऑफ. तो जानबूझकर पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है. ठीक है. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. थर्ड आते हैं प्रिटेंशियस डिक्शन पे. देखो, प्रिटेंशियस का मतलब है दिखावेबाजी, शो ऑफ करना. डिक्शन का मतलब है चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारी राइटिंग में. तो ऐसे वर्ड्स चूज़ करना जानबूझकर शो ऑफ करने के लिए. जैसे कोई चीज़ साइंटिफिक नहीं भी है तो जानबूझकर ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे ताकि वो साइंटिफिक लगे, है ना.
और दूसरी चीज़ करते हैं दिखावेबाजी के लिए फॉरेन वर्ड्स या एक्सप्रेशंस यूज़ करना, है ना। इसका एक्चुअली मैं एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, इस ऐसे में ही है आगे। जैसे एक वर्ड ले लो क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, इसका सीधा मतलब है सीक्रेट, बट ये वाला वर्ड कितना एलिगेंट और फैंसी लग रहा है ना। तो इस टाइप के वर्ड्स जानबूझकर चूज़ करना, तो दैट्स व्हाट द राइटर इज सेइंग कि फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज़ करना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, लैटिन के भी फ्रेजेस बहुत यूज़ करते हैं, स्टेटस क्वो ये वो क्योंकि ज़्यादा आई डोंट नो, ज़्यादा वो लगता है, एलिगेंट लगता है, आर यूज टू गिव एन एयर ऑफ कल्चर एंड एलिगेंस, राइट। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट, प्रिटेंशियस डिक्शन। और चौथा है मीनिंगलेस वर्ड्स। अब ये देख लेते हैं। देखो, कोई एक आर्ट क्रिटिक है, वो एक वर्क के बारे में बोलता है इसमें लिविंग क्वालिटी है, दूसरा एक क्रिटिक बोलेगा इसमें पिक्यूलियर डेडनेस है। तो इस टाइप के जो फ्रेजेस हैं इसका कुछ फिक्स्ड मतलब नहीं है, मतलब कुछ कुछ भी मतलब हो सकता है ना, वट एवर द क्रिटिक इज़ इंटेंडिंग वो उनके ऊपर है। खैर, एक सिंपल वर्ड का एग्जांपल ले तो फैशिज़म आई थिंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फैशिज़म कैसे एक मीनिंगलेस वर्ड है। देखो, ओरिजिनली इसका मतलब यूनिटी या अथॉरिटी था, है ना, बट आजकल के टाइम पे इसका सीधा मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड्स ऑफ दिस काइंड आर ऑफन यूज्ड इन ए कॉन्शियसली डिसऑनेस्ट वे, दैट इज़ द पर्सन हु यूजेस देम हैज़ हिज ओन प्राइवेट डेफिनेशन but allows his hearer to think that he means something quite different। देखो, ये वाला सेंटेंस अगर पढ़ोगे ना, ये एक दो सेंटेंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे द सोवियत प्रेस इज़ द फ्रीएस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये सोवियत वालों की डेफिनेशन में मतलब उनके हिसाब से फ्रीएस्ट का क्या मतलब है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम क्या फ्री कंसिडर करते हैं और ये क्या फ्री कंसिडर करते हैं, उसमें डिफरेंस हो सकता है। और ये दूसरा देखो, द कैथोलिक चर्च इज़ अपोज्ड टू परसिक्यूशन, है ना। तो अब ये लोग किस चीज़ को परसिक्यूशन कंसिडर कर रहे हैं और हम लोग किस चीज़ को परसिक्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर मीनिंगलेस। अब देखो, हम लोगों ने स्लोवेनलीनेस की बात की थी ना, अब आगे ऐसे में द राइटर टॉक्स अबाउट कि एक जो स्क्रूपुलस राइटर है, स्क्रूपुलस का मतलब है जो केयरफुल और अलर्ट राइटर है, ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट टू बी। वो लिखने से पहले क्या ये इन क्वेश्चंस के बारे में सोचेगा, ठीक है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, भाई मैं बोलना क्या चाहता हूँ, और कौन से वर्ड्स उसको एक्सप्रेस करेंगे, और क्या मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए मैं कोई मेटाफोर या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर सकता हूँ जो उस चीज़ को और क्लियर बनाए। और वही है, घिसे पिटे मेटाफोर्स नहीं यूज़ करने हैं, है ना। अपने को क्या बोलते हैं, एक ऐसा मेटाफोर चूज़ करना है जो फ्रेश है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन तो पूछने ही है, बट इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, तो और क्या सोचोगे कि इस चीज़ को और हम लोग कंसाइज कैसे बनाएं, है ना। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। और यहाँ पे देखो, राइटर सार्केस्टिकली बोल रहे हैं, बट यू आर नॉट obliged टू गो टू ऑल दिस ट्रबल। भाई इतनी मेहनत कौन करे, है ना। Now, moving on with the essay, this is a passage which I really like in this essay. And I really want you to read it. मैं इसको खुद explain उतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, but I think you will get it once you read it. So, read it and I'll just move on. ठीक है, आगे बात करते हैं। In our time, political speech and writing are largely the defense of the indefensible. इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो बेसिकली वही बात हो रही है कि पॉलिटिकल राइटिंग में कितना ज़्यादा यूफेमिज़म यूज़ किया जाता है। यूफेमिज़म मतलब जब आप अपने लैंग्वेज को थोड़ा डायल डाउन करके बात कर रहे हो, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको मैंने यहाँ पे समराइज़ करके थोड़ा लिखा हुआ है। जैसे देखो, पॉलिटिकल राइटिंग में क्या होता है,
सिविलियंस पे बॉम्ब गिरा रहे हैं उसको बोलेंगे पैसिफिकेशन, मतलब शांति ला रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। और दूसरा देखो, एथनिक क्लेंजिंग जहाँ हो रही है उसको बस बोल देते हैं पॉपुलेशन ट्रांसफ़र है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, millions of peasants are robbed of their farms and sent trudging along the roads with no more than they can carry। और इसको बोल देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रंटियर्स, है ना। कहीं पे एग्जीक्यूशन हो रहा है विदाउट ट्रायल के, तो देखना पॉलिटिकल लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ अनरिलायबल एलिमेंट्स। अब जैसे जॉब कट्स भी हो रहे हैं आजकल, तो उसको कंपनी वाले कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हम डाउन साइज कर रहे हैं, राइट साइज कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइनिंग ऑपरेशंस हो रहा है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि इन इवेंट्स को लेकर हम लोगों को जितना सेंसिटिव होना चाहिए, ये इवेंट्स जितने इंटेंस होते हैं और हम लोगों को जितना सेंसिटिव होना चाहिए इन इवेंट्स को लेकर, हम लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा डिसेप्टिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है और हम लोग इन चीज़ों को उतना अटेंशन नहीं देते, उतने केयरफुली अटेंशन नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। बिकॉज इन द लैंग्वेज इन विच दे आर प्रेजेंटेड, वो कितना यूफमाइज्ड लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यूफमिज्म है, क्वेश्चन बैगिंग है, शेयर क्लाउडी वेगनेस, ठीक है। सो इट हैपन्स। ये मैंने एक एग्जांपल डाला हुआ है, बिकॉज आई वांट गिव यू समथिंग। देखो, जैसे गवर्नमेंट स्ट्रेट अप लोगों के ऊपर स्पाई करेगी, ठीक है, उनके फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, हर जगह से उनके ऊपर स्पाई किया जा रहा है, और उसको वो लोग क्या बोलते हैं, डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब ये चीज़ एक्चुअली में यूएस में हुई थी। आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस मैन, एडवर्ड स्नोडेन। इन्होंने एक्चुअली रिवील किया था कि कैसे यूएस में वहाँ मास सर्वेलेंस हो रहा था, एक एक सिटीज़न के ऊपर स्पाई किया जा रहा था, पूरा एक्सेस था गवर्नमेंट के पास, और इन्होंने उस चीज़ को रिवील किया था। उसकी वजह से टू दिस डे ही लिव्स इन एग्ज़ाइल, ये रशिया चले गए, वहाँ वो एग्ज़ाइल में रहते हैं। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, स्नोडेन, एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट, काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवी है ये। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो, द ग्रेट एनिमी ऑफ क्लियर लैंग्वेज इज़ इनसिंसेरिटी। दिस इज़ सो क्लियर। देखो, आप तुम्हारे पास कुछ छुपाने के लिए ही नहीं होगा तो तुम डिसेप्टिव लैंग्वेज यूज़ करोगे ही नहीं, है ना। सीधी सी बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब देखो, वो आगे ना ऐसे में डिस्क्राइब करते हैं कि ये ऐसे किस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस ऐसे को मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है ना। तो उसको मैंने यहाँ पे समराइज़ करके लिख दिया है कि what this essay does not imply, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं और फिर ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो आखिरी के जो एक दो पेजेस हैं उस ऐसे में दिस इज़ व्हाट ही टॉक्स अबाउट। तो पहली चीज़ तो वही जो हम लोगों ने पहले पैसेज में पढ़ा था ना, सेंटिमेंटल आर्केइज़म वाला। तो आर्केइज़म और नॉस्टैल्जिया, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग गुड इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश को मतलब वो वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। वे जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड इंग्लिश, चाहे ओल्ड इंग्लिश हो या मॉडर्न इंग्लिश हो। और दूसरा पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग अ रिजिड स्टैंडर्ड इंग्लिश। हम लोग इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक स्टैंडर्ड इंग्लिश लाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी इन योर लैंग्वेज, ठीक है। और ये है तीसरा, ऑब्सेसिंग ओवर ग्रामर और सिंटेक्स, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दिस ऐसे इज़ नॉट अबाउट। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है, it has nothing to do with correct grammar and syntax, which are of no importance so as long as one makes one's meaning clear। तो भाई ग्रामर के भी बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट है अवॉइडिंग अमेरिकनिज़म्स। आई डिडंट एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस वन, बट मे बी शायद ऐसा होता है कि अमेरिकन इंग्लिश को ज़्यादा डायरेक्ट माना जाता है। तो दैट्स व्हाट इज़ सेइंग कि भाई हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट व्हाट दिस ऐसे इज़ अबाउट। और आगे कौन सा, हाँ, फिफ्थ पॉइंट है, हम लोग एक गुड प्रोज स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, स्टाइलिश राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वही हमारा पॉइंट है कि भाई लैंग्वेज को क्लियर रखो, ऑनेस्ट रखो, ठीक है। छठवां पॉइंट है फेक सिंप्लिसिटी या चैटी राइटिंग,
ठीक है। अब हम यहाँ क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके सीधा इनफॉर्मल में वे में लिखने लगो, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर। सेवेंथ पॉइंट है ये, वही वो प्रिटेंशियस डिक्शन वाला पॉइंट है। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो सेक्सन वर्ड्स हैं वो लैटिन वर्ड्स से बेटर है, बस हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर सिंपल वे में बोला जा सकता है तो सिंपल वे में बोलो, फालतू के प्रिटेंशियस डिक्शन ना यूज़ करो, ठीक है। तो अब ऐसे को क्लोज करते हुए वो 6 और प्रैक्टिकल रूल्स बताते हैं। एक्चुअली ये बस समरी है, इसको हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी। वही है कि भाई वो पुराने मेटाफॉर्स मत यूज़ करो। दूसरा पॉइंट है कि वही है, जहाँ पे एक शॉर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे फालतू में लंबा वर्ड यूज़ मत करो। वही वर्बल फॉल्स लिम्स, जब एक सिंपल वर्ब यूज़ किया जा सकता है तो आप उसको जानबूझकर लंबा क्यों बनाओगे, है ना। कंसाइज रहने की बात है। और चौथा पॉइंट है भाई कि एक्टिव वॉइस यूज़ करो हमेशा। बोलो कि वी मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक्स वर मेड मत बोलो। बट सैडली हमारे पॉलिटिकल डायलेक्ट में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसी ही बात होती है ना। और वही बात है भाई, प्रिटेंशियस डिक्शन मत यूज़ करो। जहाँ पे आप एंड बोल सकते हो उसको आप टर्मिनस क्यों बोलोगे, है ना। और वही है कि ये जो मैकेनिकल रूल है, मतलब जिस वे में लिखा जा रहा है, ये ऐसे जिस मॉडर्न इंग्लिश को टारगेट कर रहा है, ठीक है, सब वही मैकेनिकल रूल फॉलोइंग कर रहे हैं, उसी मैकेनिकल वे में लिख रहे हैं। एंड वी डोंट हैव टू डू दैट। दैट्स व्हाट दिस essay इज़ about chasing clarity and truth in your language. And I would like to end this essay by this one quote. I have not here been considering the literary use of language, but merely language as an instrument for expressing and not for concealing or preventing thought. And I hope this video was helpful.